बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आ जाते हैं हंटिंगटन डिजीज़। एक्चुअली ये डिजीज़ जो है ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये पेरेंट्स से चिल्ड्रन में ट्रांसमिट होते हैं, सही है, यानी कि जेनेटिक बेस्ड है, सही है। इसमें क्या होता है, डिजेनरेशन होती है किस चीज़ की, न्यूरॉन्स की होती है। कहाँ पर, स्ट्रेटम में। स्ट्रेटम हमारे पास कहा था, बेसल गैंग्लिया का एक न्यूक्लियस था जिसके दो पार्ट्स थे, कॉर्डेट और पुटामेन। अब जब इनका फंक्शन क्या था, मूवमेंट की स्मूथनेस, सही है। अब जब इसका ये डैमेज हो जाती है तो मूवमेंट जर्की बन जाता है। इसको हैंड राइटिंग मूवमेंट भी कहते हैं या इनवॉलेंट्री जर्की मूवमेंट, यानी कि उस बंदे को इनवॉलेंट्री झटके लगती है, सही है। अब इसके बाद जब ये और सेवियर हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ होते हैं, टाइम के साथ साथ और भी ख़राब होता जाता है, तो बंदे को फॉरगेटिंग यानी कि डिमेंशिया हो जाता है। इसके अलावा उसको थिंकिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, सही है। और 15 साल में ये उस बंदे को क्या करता है, किल भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर है थिंकिंग डिसऑर्डर। अब थिंकिंग डिसऑर्डर में उसको सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, तो ज़्यादातर ये लोग क्या करते हैं, ख़ुद को मारते हैं, यानी कि सुसाइड्स करते हैं। इसके पैथोजेनेसिस पर आ जाते हैं, तो क्या होता है कि एक जीन होता है जिसका लोकस होता है PORP16.3, सही है। ये जीन कौन सा जीन है, ये इसकी जो कोडन है वो है CAG, सही है, साइटोसिन एडेनिन गुआनिन। इसके जो बहुत सारे रिपीट होते हैं, मतलब CAG फिर से CAG, सही है, इस तरह बहुत रिपीट होते हैं। तो नॉर्मली जो होता है ये कितना होता है, ये 11 to 34 कॉपीज़ इस CAG की रिपीट होते हैं। लेकिन जब इसकी एक्सपेंशन हो जाती है, यानी कि ये एबनॉर्मली प्रोलॉन्ग कर देता है, तो इसके एबनॉर्मल कॉपीज़ जो होते हैं वो 34 से ज़्यादा होने लगते हैं और ऑलमोस्ट 100 तक भी जाते हैं। तो ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं उसको कहते हैं हंटिंगटिन प्रोटीन, से है। अब ये हंटिंगटिन प्रोटीन है कि या इस तरह का कुछ नाम है, ये एक्चुअली करता है क्या, ये जो CAG होता है ये एक्चुअली ग्लूटामिन को एनकोड करता है। तो जब इसकी एक्सपेंशन होती है, यानी कि इसमें जो म्यूटेशन होती है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान होती है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, पैटर्नल ट्रांसमिशन है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होते इसलिए ये बाप से बेटे में जाता है, सही है। और इसको एंटिसिपेशन भी कहते हैं, यानी कि इसका सिंपली मतलब ये कि हमें एक्सपेक्टेशन की थी कि ये बाप से ही बेटे को ट्रांसफ़र होता है, और वो स्पर्मेटोजेनेसिस में हमें एविडेंस मिला कि इस तरह ही होता है। तो जब हमारे पास बहुत सारे CAG रिपीट्स हो जाते हैं तो ये आगे ग्लूटामिन्स बनाएंगे, तो बहुत सारे ग्लूटामिन्स बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीग्लूटामिन ट्रैक्ट। ये जो ग्लूटामिन्स बनाते हैं इसके ऊपर दो एक्शन होते हैं, यानी कि यूबिक्विटिनेशन एंड प्रोटियोलाइसिस। तो इसकी छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। ये जो छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं ये चला जाते हैं और न्यूरॉन्स की न्यूक्लियस के अंदर जमा हो जाते हैं, सही है, जिसको न्यूक्लियर एग्रीगेट्स भी बोलते हैं। और ये क्या काज करते हैं, टॉक्सिसिटी, यानी कि ये एबनॉर्मल होते हैं, ज़ाहिर बात है ये टॉक्सिसिटी काज करेगा तो ये उन न्यूरॉन्स की क्या फंक्शन ख़त्म कर देता है। वो किस तरह ख़त्म करते हैं, सबसे पहले वहाँ पर जितने भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं उनको एबनॉर्मल बना दिया जाते हैं। दूसरी, वहाँ पर जो प्रोटीन्स डिजेनरेशन पाथवे होते हैं उनको भी क्या कर देते हैं, डिसरप्ट कर देते हैं, उसको भी एबनॉर्मल बना देते हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन था उसको भी एबनॉर्मल बना देते हैं। तो ये जो तीन इनकी क्या थे, ख़तरनाक किस्म की पैथोजेनेसिस थे वो ये थे, सही है। इसको फिर हम क्या कहते हैं, हंटिंगटिन डिजीज़, सही है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी में दो चीज़ें एक्सप्लेन किया है, एक ग्रॉस और एक माइक्रोस्कोपिक। ग्रॉस में क्या कहते हैं कि हमें क्या दिखाई नज़र आता है जब हम उस बंदे के ब्रेन्स को देखते हैं, तो उसमें जो कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है उसमें एट्रोपी होता है, पुटामेन न्यूक्लियस में एट्रोपी होता है, लेकिन पुटामेन न्यूक्लियस में लिस्ट कॉमनली होता है, कॉर्डेट न्यूक्लियस में मोर कॉमनली होते हैं। और ग्लोबस पिलाइडस में सेकेंडरी एट्रोपी होता है, यानी कि कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन न्यूक्लियस में जो एट्रोपी होते हैं उसकी वजह से फिर क्या हो जाता है, ग्लोबस पिलाइडस में एट्रोपी हो जाती है। जब इनकी एट्रोपी हो जाती है तो हमारे लेटरल और थर्ड वेंट्रिकल को स्पेस मिल जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या होता है, CSF फ्लूइड होता है, वो प्रेशर उसके होते हैं तो उसको बाहर की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं होता तो वो डायलेट कर जाते हैं। इसके अलावा हमें जो लोब्स होते हैं उसमें कहाँ पर एट्रोफीज मिलती है, फ्रंटल लोब में बहुत सारा ज़्यादा कॉमन है, पैराइटल लोब में लिस्ट कॉमन है, और होल कॉर्टेक्स में भी हो सकता है लेकिन वो रेयरली होता है, इसलिए। इसके अलावा अगर हम माइक्रोस्कोपी के लिए देखें, माइक्रोस्कोप के नीचे हम हिस्टोलॉजिकली या केमिकल हिस्टोलॉजिकली देखें तो इसमें हमें नज़र आता है कि जो स्ट्रेटम है उसको डैमेज होता है, उसमें जो न्यूरॉन्स की कंसंट्रेशन होती है वो भी कम होता है, और वहाँ पर हमें ग्लायोसिस नज़र आता है, यानी कि इसने जो रिपेयरिंग प्रोसेस होता है वो एक्टिवेट क्या होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक्सेसिव स्कारिंग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लायोसिस कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि ग्लायोसिस इज द रिपेयरिंग प्रोसेस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अलावा वहाँ पर न्यूरॉन्स होते हैं जो मीडियम साइज़ के होते हैं और शक्ल में ये स्पाइनी होते हैं, यानी कि नुकीले होते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पर गेमा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, इनकेफेलिन्स को, डाइनोर्फिन्स को और सब्सटेंस पी को। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये इन स्ट्रेटम की जो डैमेज होते हैं या हम किस की जो CAG रिपीट की एक्सपेंशन है उसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो इस सेंसिटिविटी की वजह से ये क्या होते हैं, बहुत अर्ली मर जाते हैं। जब ये मर जाते हैं तो वहाँ पर हमें क्या है, मोटर सिम्टम्स बनना, यानी मोटर एबनॉर्मेलिटी बन जाती है, जिसको जर्किंग कहते हैं। और ये डिपेंड करते हैं स्ट्रेटम के डैमेज पर। अगर ज़्यादा डैमेज है, ज़्यादा न्यूरॉन लॉस हो गई है तो ज़्यादा मोटर से ज़्यादा जर्क्स होंगे। अगर थोड़े से स्ट्रेटम के न्यूरॉन्स डैमेज हो गए तो फिर
थोड़े से झटके होंगे। सही है। इसके अलावा आगे भी यही बात करते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास स्ट्रेटम जो बाकी रह जाते हैं वगैरह रह जाते हैं, तो उसके इन्वेस्टिगेशन में हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या होती है, उनकी न्यूक्लियस के अंदर हमें मिलती है हंटिंगटन प्रोटीन्स मिलती है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि यहाँ पर क्या है, हंटिंगटन डिजीज़ डेवलप हुआ है। सही है। अल्लाह हाफिज़। सॉरी, इसका डायग्राम दिया है, ये एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका ये जो साइड है, ये जो लेफ्ट वाला है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। सही है। और ये वाला क्या है, ये एब नॉर्मल है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या हुई है, एट्रोफी हुई है, इसके साइज़ में बहुत सारा डिक्रीज़ है। ये वेंट्रिकल है, यहाँ पर देख लिया कितना इनलार्ज हुआ है, यहाँ पर कितना छोटा है। यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास बेसल गैंग्लिया है, यानी कि ग्लोब स्ट्रेटम न्यूक्लियस यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर इतना बड़ा दिखाई देता है हमें, यहाँ पर इतना छोटा दिखाई देता है। एट्रोफी की वजह से यहाँ पर जो गहराई हुई है, सॉरी सल्काई है, वो वाइडन हो गई है। सही है। इसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, और हर जगह पर ये देखिए अंदर के ट्रेट्स ऐसे ये कितने बड़े और खूबसूरत है। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे हो गए हैं, यानी कि यहाँ ब्रेन में डिफरेंट एट्रोफीज होती है। हमने पढ़ा कि फ्रंटल लोब में बहुत सारे एट्रोफी होती है, तो ये फ्रंटल लोब का ऑलमोस्ट सेक्शन है, इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारी एट्रोफी हमें मिलती है।